हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद MCQs। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, यानी कि आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटित हुई थी, उन सब के बारे में भी हम बातें कवर करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर करते हैं। आपको पता है 12 मई से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी क्योंकि लैपटॉप में कुछ इश्यूज था, इसी वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आपकी ये जो कक्षा है, इस कक्षा में हम इन दिनों का करंट अफेयर्स भी कवर कर लेंगे और इन दिनों की ऐतिहासिक घटनाएं जो महत्वपूर्ण रही हैं उनके बारे में भी हम बातें कवर करेंगे। आपको पता है ये जो हमारी कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं एड्यूरोही ऑफिशियल पर, सभी की PDF मैंने प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम चैनल पे। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इसी के साथ में आपको वहां पर एक डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलता है। जब आप YouTube पे क्लिक करेंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है। कम्युनिटी पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके देखिएगा और आप पता लगाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। तो चलो हमारी इस वीडियो के पहले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो 12 मई से लेकर 16 मई के बीच में जो करंट अफेयर्स की न्यूज थी उनकी एनालिसिस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। पहली न्यूज आपके सामने दिखाई दे रही है। द 4600 ईयर्स ओल्ड वीमेन फ्रॉम राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में 4600 साल पुरानी महिला के साक्ष्य मिले हैं। The DNA study of a skeleton from the archaeological excavation site in Haryana has opened a Pandora box on geomics, history, archaeology and linguistics। यानी कि हरियाणा में ये जो पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी, यहां से इस कंकाल के DNA स्टडी से ये पता चला है कि हम एक नई जिनोमेटिक्स, इतिहास, पुरातात्विक भाषा विज्ञान पर बेहतरीन रिसर्च कर सकते हैं। श्रीमती चक्रवर्ती का मानना है कि यहां से जो निष्कर्ष निकलेगा वो एक और कड़ी पैदा करेगा। हमारे मन में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं आर्यों को लेकर, आर्य कहां से आए थे। द आर्यन क्वेश्चन को फिर से प्रज्वलित कर दिया है इस रिसर्च ने, ठीक है ना। तो इनका नाम क्या है? श्रीपर्णा चक्रवर्ती। जब हम इस राखीगढ़ी की बात कर रहे होते हैं तो इस राखीगढ़ी से किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं हमें, यानी कि सबसे पहले इसकी खुदाई का काम शुरू किसके नेतृत्व में किया गया था? तो नाम आता है डॉक्टर सूरजभान का। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ था। बात है ये 1963 के आसपास की, ठीक है ना। राखीगढ़ी हरियाणा में है और दिल्ली से लगभग ये 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और जब आप दिल्ली से सिरसा की तरफ आते हैं तो आपको रास्ते में ये स्थान मिलता है। राखीगढ़ी की जब बात कर रहे होते हैं तो इसकी खुदाई का काम सबसे पहले डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और ये राखीगढ़ी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आप कहेंगे घग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ था। द नैरो डस्टी रोड टिपिकल ऑफ स्मॉल टाउन इंडिया belies the importance of that place to which it leads, the archaeological site of राखीगढ़ी। भारत के छोटे शहरों की विशिष्ट संकरी धूल भरी सड़क उस भारत के महत्व को नकार देती है जहां ये जाती है। जैसे कि आपको पता है यहां पट्टिका पर भी लिखा है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है ये भारत में अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम बातें कवर करते हैं इनसे संबंधित।
इसी राखी गढ़ी के बारे में घुमाते हुए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। हड़प्पा संस्कृति के बहुत सारे स्थल हैं, जैसे राखीगढ़ी की बात करते हैं, बनावली की बात करते हैं, अनगिनत स्थल हैं। तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वो बताना है जो सही सुमेलित नहीं हो रहा है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये तो ठीक लिखा हुआ है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। बनावली हरियाणा में है, ये भी ठीक है। मांडा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आपको टिक कर देना है ये। तो मांडा वैसे कहाँ है, तो आप कहेंगे मांडा तो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना, जम्मू कश्मीर। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे होते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणीतम बिंदुओं की हम बात कर रहे होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो नाम आता है आलमगीरपुर का, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी के किनारे, तो नाम आता है हिंडर नदी का, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो नाम आता है सुतकांगेडोर। ये सुतकांगेडोर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान के कौन से प्रांत में, तो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के भी कौन से भाग में, दक्षिणतम भाग में। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, ये दाश्त नदी के किनारे बसा हुआ था ये। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करें तो आप कहेंगे नाम आता है मांडा। और ये मांडा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, चेनाब। चेनाब नदी को वैदिक काल में अश्किनी के नाम से जाना जाता था। और ये मांडा हमारा जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वहीं पर है। दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो नाम आता है दायमाबाद का। और ये दायमाबाद कहां पर है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है ये। कौन सी नदी के किनारे, तो नाम आता है परवरा नदी का। परवरा नदी के किनारे बसा हुआ है दायमाबाद, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। पूछा क्या गया था, पूछा गया था मांडा क्या उत्तर प्रदेश में है क्या। आप कहेंगे जी नहीं, मांडा तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो तो जम्मू कश्मीर में है। तो जैसे हम किसके बारे में बातें कर रहे थे, हम तो बातें कर रहे थे राखीगढ़ी के बारे में। यहां से एक महिला का क्या मिला है, स्केलेटन मिला है। तो राखीगढ़ी की बात करते हैं तो इसकी खुदाई का काम 1963 में शुरू किया गया था डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में। और जब बात करते हैं ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, तो आप कहेंगे घग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ था। भारत की दृष्टि से अगर बात करें तो ये भारत की लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, ठीक है ना। किस प्रकार के यहां से हमें अवशेष दिखाई देते हैं, यानी कि एविडेंस दिखाई देते हैं। जब हम यहां राखीगढ़ी से एविडेंसेस की बात करते हैं तो यहां से हमें कांसे के उपकरण मिलते हैं। कांसा यानी कि ब्रोंज, ब्रोंज से बने हुए इंस्ट्रूमेंट हमें दिखाई देते हैं। यहां पर ब्रोंज तो एक मिश्र धातु है, तो इनको ये पता था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इसके बारे में जानकारी थी कि किस प्रकार से कांसा बनाया जाता है। और राखीगढ़ी में जल निकासी प्रणाली बड़ी बेहतरीन रही। जल निकासी प्रणाली के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। और जैसे बात कर रहे होते हैं तो यहाँ से और किस प्रकार के साक्ष्य मिले, तो युगल शवाधान के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए। और वो भी कैसे, मुस्कुराते हुए। युगल यानी कि जोड़ा, तो शवाधान में एक जोड़ा जो एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। और तांबे से बने हुए उपकरण भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, वो भी साक्ष्य यहाँ पर मिले। आने जाने के मार्ग भी बहुमंजिला
घर के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि बिल्डिंग हुआ करती थी उस समय भी बहुमंजिला। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है इससे संबंधित। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इजराइल्स नेतन्याहू रिजेक्ट्स यूएन बैकिंग ऑफ पैलेस्टीनियन स्टैंडहुड बिड। तो आपको पता है इजराइल और पैलेस्तीन का जो मुद्दा है वो काफी लंबे समय तक चल रहा है, और इजराइल के नेतन्याहू ने फिलिस्तीन राज्य के दावे को, संयुक्त राष्ट्र के समर्थन को खारिज कर दिया। और जैसे बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने कहा था कल यानी कि 15 मई को इन्होंने कहा कि हम इस यूएन के डिसीजन को खारिज करते हैं, हम किसी भी प्रकार से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता नहीं दे सकते, हम उन्हें एक आतंकी राज्य स्थापित करने नहीं देंगे जिससे वे हम पर और भी अधिक हमला कर सकें। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। नोबडी विल प्रिवेंट अस इजराइल फ्रॉम एक्सरसाइजिंग आवर बेसिक राइट टू डिफेंड आवर सेल्फ। तो हमें कोई रोक नहीं सकता, हम अपने बुनियादी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। न तो संयुक्त राष्ट्र महासभा हमें रोक सकती है, न ही कोई अन्य इकाई, इसलिए हम इसे अस्वीकार करते हैं। आपको अगर पूछा जाए इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना शेकेल, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और इजराइल के वर्तमान में पीएम कौन है, तो अभी मैंने बताया नेतन्याहू, ठीक है ना, इन्होंने ही तो कहा है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यूपीएससी यूपीपीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है। बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? तो इसमें कौन सा ठीक रहेगा? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। तो कौन सा ठीक रहेगा इसमें? जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यहां पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैप है इजराइल का। ये देखिए इजराइल, इजराइल के जब आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको मिस्र। और इधर देखेंगे तो यहां पर आपको जॉर्डन देश मिलेगा। और जब बात करेंगे, ये रहा आपका लेबनान, ठीक है, और यहां पर आपका क्या है? सीरिया। तो यानी कि जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आपको पता है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, ये अभी अधिनियमित किया गया था पिछले ही महीने में, है ना। 11 मार्च 2024 को ये अधिसूचित किया गया था। तो इसके तहत कहा गया है कि 300 लोगों से ज्यादा एप्लीकेंट्स ने भारतीय सिटीजनशिप स्वीकार की है, यानी कि वो अब भारतीय नागरिक बन गए हैं। 300 से ज्यादा कैंडिडेट इस सीएए के तहत। आवेदकों के मूल देश का अभी तुरंत पता नहीं चला है कि वो किस देश के हैं, लेकिन ज्यादातर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अधिकांश आवेदक पाकिस्तान से आए हैं और वो पाकिस्तानी हिंदू हैं। तो ये पीआईबी ने गृह मंत्रालय की तरफ से ये न्यूज प्रकाशित की थी, और वो पहली जो हमने कवर की है ये द हिंदू ने प्रकाशित की थी, है ना। तो इस प्रकार हमें ये बात ध्यान में रखनी है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण कर दिया गया है। और इसमें अगर देखा जाए, यहां पर आप ये फोटो भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये वितरण कर रहे हैं नागरिकता, यानी कि अब ये फोटो जो है ना, ये देखो, ये जो है ये अब भारत के नागरिक हो गए हैं, ठीक है। इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है। और यह सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कही गई है। At least 14 people were handed over the certificates by the Union Home Secretary अजय कुमार भल्ला in Delhi। तो 14 लोगों से ज्यादा के जो
कैंडिडेट हैं उनको सर्टिफिकेट दिया गया होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला के द्वारा। ठीक है ना, ज्यादातर कहा गया है कि ये पाकिस्तानी हिंदू हैं। नागरिकता की बात हो रही है कि जो भी हमारे आस पड़ोस के ये दो देश हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, यहां से जो प्रताड़ित होकर आएंगे गैर मुस्लिम, ठीक है, उनको नागरिकता दे दी जाएगी इस सीएए के तहत। तो नागरिकता कुछ लोगों ने तो ले ली है, जैसे कि अभी हमने बातें कवर की। तो नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है? जिन्होंने लिखा होगा ना भाग 2, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भाग 2 में बातें बताई गई हैं नागरिकता से संबंधित। जब हम भाग 3 की बात कर रहे होते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, और आपको पता है मौलिक कर्तव्य भी तो हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की बात भारतीय संविधान के कौन से भाग में कही गई है? तो आप कहेंगे भाग 4A में कही गई है ये। भाग 5 किससे संबंधित है? तो ये संघ से संबंधित है, और भाग 6 ये राज्य से संबंधित है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपका ये पॉइंट कवर हुआ। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज को। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई। दोनों पक्ष यानी कि भारत और जिम्बाब्वे डिजिटल प्रवर्तन समाधान, टेलीमेडिसिन, कच्चे हीरे, त्वरित भुगतान प्रणाली और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग की भावनाओं का पता लगाएंगे। भूस्थानिक क्षेत्र, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, वाहन, खनिज ईंधन, विद्युत मशीनरी की पहचान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के संभावित क्षेत्रों के रूप में की गई। भारत जिम्बाब्वे के बीच में संयुक्त व्यापार समिति का ये तीसरा सत्र 13 मई से लेकर 14 मई तक चला, जिसमें दिल्ली में आर्थिक सलाहकार, वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के जो ये मुख्य अधिकारी हैं वो शामिल रहे। वहीं जिम्बाब्वे सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के अधिकारी भी वहां पर रहे। ठीक है ना, और इन दोनों देशों के बीच में सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण में ये बातचीत संपन्न हुई, और भविष्य में किस प्रकार से निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है, व्यापार किस प्रकार से बेहतरीन हो सकते हैं, जो भी पुराने लंबित मुद्दे हैं उनका समाधान कैसे हो, जनता के बीच में परस्पर संबंध कैसे बेहतरीन बने, इन सब पर बातें कही गई। ये यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये सभी अधिकारी वहां पर इकट्ठे हुए थे। जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम क्या है? जिन्होंने लिखा होगा ना हरारे, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बाकू कहां की राजधानी है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अजरबैजान की राजधानी है बाकू। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, ये दिल्ली कहां की राजधानी है? तो ये तिमोर लेस्टे की राजधानी है, तिमोर लेस्टे। तो तिमोर लेस्टे की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन भारत की जब बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नई दिल्ली है। तो इसमें अलग अलग अंतर है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मस्कत की बात की जाती है तो ये मस्कत कहां की राजधानी है? तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे ये मस्कत कहां की राजधानी है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट में जवाब देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। चाइना म्यांमार मॉड्यूल ऑफ NSCN-IM हेल्प बैन आउटफिट्स इन मणिपुर। NIA का कहना है कि NSCN-IM मॉड्यूल जो है उसने मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों का साथ दिया है। चीन म्यांमार मॉड्यूल ने मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों की मदद की है, ऐसा कहा NIA ने। आपको पता है द फैशन कंस्पायर्ड टू अटैक कुकीज ऑफ पीपल विद वेपन्स स्नैच्ड अवे फ्रॉम गवर्नमेंट अर्नोरिस।
तो द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे क्या नाम दिया गया है, NIA। NIA ने कहा अपनी चार्जशीट में, तो उन्होंने कहा कि ये वहां पर मुद्दे भड़काने का काम कर रहे हैं, जो हमने यानी कि हमारी भारत सरकार के द्वारा जो भी वहां पर प्रतिबंधित संगठन है वो दोबारा से सक्रिय हो रहे हैं। इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया था, पहले भी यहां पर घुसपैठ के लिए समर्थन दिया था, लेकिन ऐसा गलत है। इनका मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि अशांति पैदा की जाए और राज्य में अस्थिरता पैदा की जाए, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ एक लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था गुवाहाटी में। चार्जशीट फिल्ड इन गुवाहाटी कोर्ट ऑन March 7 अगेंस्ट 5 accused person who were arrested in July last year in Manipur, said the accused। तो चलो जी, इस NIA के बारे में बता दीजिए, जो NIA रिसर्च कर रही है वहां पर। NIA भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आपको बताना है कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये NIA। जिन्होंने लिखा होगा ना गृह मंत्रालय, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि इस NIA की स्थापना कब की गई थी, कमेंट में आपको बताना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं वो NIA ही देखता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस NIA को आप भी सूचना दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहां पर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपके देश के लिए अच्छा नहीं है, तो आप इनको सूचित कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। जब पूछा जाता है इस NIA का मुख्यालय कहां है, तो यहां पर रेड डॉट में बना हुआ है, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में मुख्यालय बना हुआ है, और बाकी जो ब्लू टिक में आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनके ब्रांच के ऑफिस हैं। ठीक है ना, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा आपको लोगो मिलेगा जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक करेंगे। तो ये करंट अफेयर से संबंधित बातें जो हैं वो कवर की हमने। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। आज तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी की PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब जब आप YouTube पे जाएंगे तो YouTube पे एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन दिया गया होगा, उस कम्युनिटी नाम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, X पे, इंस्टाग्राम पे, और व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है 8307730527। तो यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो के दूसरे भाग की तरफ। आपको पता है पहला भाग हमारा करंट अफेयर से संबंधित होता है, दूसरा भाग जो है वो हमारा टुडे इन हिस्ट्री को लेकर होता है, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था। आपकी क्लासेस कुछ दिनों से नहीं हो पाई थी टेक्निकल इश्यूज के कारण, तो 12 तारीख से लेकर 16 मई के बीच में जो ऐतिहासिक मुख्य घटनाएं थी उनको हम कवर कर लेंगे और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे 12 मई की। तो 12 मई के दिन अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हर साल 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यहां पर जैसे बात करते हैं, नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली एक महिला थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 मई को ही हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस के लिए एक नए विषय की शैक्षिक और सार्वजनिक सूचना की जानकारी की सामग्री का निर्माण करना
इसके वितरण को ध्यान में रखते हुए इस दिन को याद करना इसका मुख्य लक्ष्य रहता है। आपको पता है, चाहे आप छोटे से छोटे हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पर आपको नर्सेज दिखाई दे जाएंगी और वही नर्सें जो हैं बेहतरीन कार्य करती हैं और इसीलिए क्या है, उनको प्रेज करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इसी दिन हुआ था। उनके जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये सब, तो आप कहेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अभी तक कहा जाता है कि लगभग 200 प्लस नर्सों को सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यहां पर आप ये फोटो देख लीजिए, इनका जन्म 12 मई को हुआ था। बात है ये 1820 की। चलिए जी, प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब चलते हैं हम आज के दिन, आज तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 12 मई, यानी कि 12 मई के दिन जिनकी जयंती थी, तो आप कहेंगे ये क्या नाम है, इनका नाम है कृष्ण चंद्र भट्टाचार्य। तो कृष्ण चंद्र भट्टाचार्य का जन्म हुआ था 12 मई के दिन। इनका जन्म 12 मई 1875 को हुआ। कहां पे, आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 11 दिसंबर 1949 को इनकी मृत्यु हुई। मूल रूप से ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये एक दर्शन शास्त्री थे। दर्शन शास्त्र इनका मुख्य क्या रहा, क्षेत्र रहा। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे। इनका जन्म कहां पे हुआ था, 12 मई 1875 को इनका जन्म कहां पे हुआ। जिन्होंने लिखा होगा ना श्रीरामपुर, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये श्रीरामपुर कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और जब बात करते हैं कटक की, कटक उड़ीसा में पड़ता है। हिसार और फतेहाबाद हरियाणा में पड़ते हैं, ठीक है। दर्शन, इनके दर्शन को हम अगर बांटें तो इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। तो कौन कौन सी, अगर हम बात करें कौन कौन से भाग में बांट सकते हैं इनके दर्शन को, तो 1918 तक और फिर 1925 से लेकर 1932 तक का जो दूसरी टाइम पीरियड, फिर 1934 से लेकर 1938 तक इनकी तृतीय अवधि। तो इस प्रकार से 3 भागों में इनके दर्शन को हम बांट सकते हैं। बेहतरीन कार्य किया इन्होंने, ठीक है ना। तो चलिए जी, डिटेल में हम ज्यादा जानकारी हासिल नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बातें करेंगे कि 12 मई के दिन जिनका निधन हुआ था, यानी कि जिनकी पुण्यतिथि थी, तो ये जो हैं इनका नाम है धनंजय कीर। धनंजय कीर, धनंजय कीर का जन्म 23 अप्रैल 1913 को हुआ था। कहां पे, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। और 12 मई के दिन इनकी मृत्यु हुई। 12 मई 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और जैसे बात करते हैं तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये एक बेहतरीन साहित्यकार रहे। मूल रूप से अगर इनको जाने तो किसके लिए जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम डॉक्टर बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब की जीवनी लिखी थी इन्होंने, इसीलिए ये प्रसिद्ध हुए थे। बाबा साहेब की जीवनी लिखने वाले कौन थे, तो आप लिखेंगे नाम धनंजय कीर का। और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1971 में। धनंजय कीर ने अपनी पहली जीवनी विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित लिखी थी, जो कि 1950 में छपी थी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है धनंजय कीर के संबंध में। धनंजय कीर का जन्म 23 अप्रैल 1923 को हुआ, पहला पॉइंट ठीक है। धनंजय कीर ने अपनी पहली जीवनी वीर सावरकर की लिखी, जो कि 1950 में छपी, ये भी ठीक है। भारत सरकार ने धनंजय कीर को 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, ये भी ठीक है। यानी कि सभी ऑप्शन ठीक है।
जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उपरोक्त सभी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अति उत्तम। तो ये तो बातें हुई हमारी 12 मई की। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी चैनल बना हुआ है, वहां पर भी आपको अपडेट मिलती रहती हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क भी कर सकते हैं 8307730527। तो 13 मई के बारे में हम बातें कर लेते हैं। 13 मई के दिन कुछ खास घटनाएं घटित हुई होंगी, उन्हीं के बारे में हम बातें कवर करेंगे। 13 मई के दिन जिनकी जयंती, तो नाम क्या आता है, ये कौन है, तो आपने जरूर ये फोटो देखी होगी। इनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति। और जैसे बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 13 मई 1905 को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, 11 फरवरी 1977 की इनकी मृत्यु हो गई। जब ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे थे, यानी कि उसी कार्यकाल के दौरान ही इनको हार्ट अटैक आ गया था, यानी कि हृदयघात हुआ, और जिसकी वजह से क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रपतियों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम में आपको लिखना है, कौन सा इसमें से आपका ठीक रहेगा। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपतियों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बस सही क्रम में इसको क्या है, लिखना है। जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन रहे, सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा भारत गणतंत्र भारत कब बना था, 26 जनवरी 1950। गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक रहे थे, तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे थे। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। तो यहां पर जैसे लिखा जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तो ये जो हैं ये कब से कब तक रहे थे, तो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। उनके बाद में कौन आए थे, तो नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, फिर आए थे वीवी गिरी, फिर आए फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद की बात कर रहे होते हैं तो ये हमारे भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का माना जाता है, तो आप कहेंगे ये 24 अगस्त 1974 को भारत के राष्ट्रपति बने और 11 फरवरी 1977 तक ये राष्ट्रपति रहे। और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। पद पर रहते हुए ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई। पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो दूसरे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई, फखरुद्दीन अली अहमद। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब फिर क्या किया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। किसको बनाया गया, तो नाम आता है बीडी जत्ती का। बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है ना, तो बनाया गया उनको, नियुक्ति तो नहीं बोलेंगे। तो यहां पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। और फिर आता है डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम, ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। फिर तीसरा नंबर आता है डॉक्टर
जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे और ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। और जब इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था वीवी गिरी को। वीवी गिरी ने फिर इस्तीफा दे दिया, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। और वही वीवी गिरी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, बाद में ये वीवी गिरी हमारे भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है, फिर नाम आता है पांचवें राष्ट्रपति कौन बने थे, तो अभी मैंने आपको बताया फखरुद्दीन अली अहमद का। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे भारत के जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। और ये वैसे अगर देखा जाए तो पांचवें राष्ट्रपति थे। छठे राष्ट्रपति कौन बने, तो नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी का। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे, पहले एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है इनसे संबंधित। अब हम चलते हैं 13 मई के दिन जिनकी पुण्यतिथि है, यानी कि 13 मई के दिन जिनकी डेथ हुई थी, तो नाम आता है रामकृष्ण देवदत्त भंडारकर। ये नाम भी बड़ा फेमस है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 19 नवंबर 1875 को हुआ। इनकी मृत्यु 13 मई 1950 को हुई थी। और इनका मुख्य कार्य क्या रहा, तो ये भारत के पुरातत्वविद रहे, यानी कि ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना, इनकी मुख्य रचनाएं भी लिखी गई थी इनके द्वारा। जैसे एक का नाम आता है भारतीय मुद्रा विज्ञान, ये इनके द्वारा लिखी गई रचना है। और आपने नाम सुना होगा एक रचना और है जिसके नाम देते हैं अशोक। एक रचना और भी आती है प्राचीन भारत में राजतंत्र एवं लोकतंत्रात्मक संस्थाएं, ये भी इन्होंने लिखी थी। तो चलो जी, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना अलेक्जेंडर कनिंघम, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम बात कर रहे होते हैं ASI के बारे में, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में कहें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो कोई भी सर्वेक्षण किया जाता है तो इसी संस्था के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1860-61 के आसपास की गई थी। और इसके पहले महानिदेशक कौन बनाए गए थे, तो नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी हमारे क्या थे, एक भारतीय पुरातत्वविद थे, रामकृष्ण देवदत्त भंडारकर। तो कोई भी पुरातत्वविद अगर किसी क्षेत्र की खुदाई का कार्य शुरू करवाता है तो वो कौन सी संस्था है जो उस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देती है, तो नाम लिख देना ASI का। ठीक है ना, तो चलिए जी, ये तो बातें हुई आपकी 13 मई के दिन की। 13 मई के दिन का इतिहास हमने थोड़ा बहुत जाना है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं 14 मई के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। 14 मई के दिन जिनकी जयंती थी, ठीक है ना, तो ये कौन है, ये हैं संभाजी राजे भोसले। संभाजी राजे भोसले यानी कि दूसरे छत्रपति। पहले छत्रपति कौन थे, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, उनके ये बड़े बेटे हैं। और 14 मई 1657 को इनका जन्म हुआ था पुणे महाराष्ट्र में।
और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 11 मार्च 1689 को हुई थी, 31 साल की उम्र में, पुणे महाराष्ट्र में ही इनको पकड़ लिया गया था, है ना। और राजा के रूप में इन्होंने कब से कब तक कार्य किया? तो आप कहेंगे 20 जुलाई 1680 से लेकर 11 मार्च 1689 तक ये गद्दी पर बैठे राजा के रूप में। जब हम बात करते हैं पहले गद्दी पर कौन बैठे हुए थे? वीर शिवाजी। वीर शिवाजी की 2 पत्नियां थी, एक का नाम आता है सेईबाई। सेईबाई की कोख से पैदा हुए थे ये संभाजी राजे भोसले। और सोयराबाई की कोख से पैदा कौन हुए? तो नाम आता है राजा राम का, राजा राम, ठीक है, संभाजी। तो जब हम बात करते हैं क्रम कौन सा ठीक रहेगा, पहले गद्दी पर कौन बैठे थे? वीर शिवाजी। दूसरे नंबर पे कौन बने छत्रपति? तो आप कहेंगे संभाजी राजे। और तीसरे नंबर पे कौन बने थे? तो राजा राम। अब आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से संबंधित। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बातें कवर करते हैं तो उनसे संबंधित बताएंगे ये क्वेश्चन। उनके समय में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जो सत्य है वो बताना है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी प्रथा का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। शिवाजी ने रस्सी माप द्वारा काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन शुरू किया, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। भू राजस्व यानी कि लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% हुआ करती थी, बाद में बढ़ाकर वो 40% कर दी गई, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये सारे ही कथन ठीक है। इनके जन्म की बात करते हैं तो 19 फरवरी 1630 का इनका जन्म हुआ और 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये कब से कब तक गद्दी पर रहे? इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव 1642 में ही रख दी थी, ठीक है ना। इनके बड़े बेटे जो थे संभाजी राजे, उनकी जयंती थी 14 मई को, उनके बारे में हमने थोड़ी सी बातें कवर की हैं। अब चलते हैं हम 14 मई के दिन जिनकी पुण्यतिथि रही, तो ये क्या नाम है? इनका नाम है NG चंदावरकर। MG चंदावरकर का निधन हुआ था 14 मई के दिन। इनका जन्म कब हुआ? 2 दिसंबर 1855 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 14 मई 1923। किसके लिए जाना जाता है इनको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ये रहे थे। कब ये अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो आपको पता है 1900 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में A.O. हयूम के नेतृत्व में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे 1900 में, ठीक है। 1914 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था और इस समय ये इंदौर से लौटे थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। तो चलो जी, एक क्वेश्चन बता देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में ही बताना है आपको। मोतीलाल नेहरू 1928 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बातें ठीक लिखी हुई हैं। जब 1931 का कराची अधिवेशन हो रहा था उसमें क्या कहा गया? उसमें मूल अधिकारों की मांग उठाई गई। और आपको पता है 1931 में महात्मा गांधी ने इरविन के साथ में एक समझौता किया था जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यह समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ।
इस 1931 में हुए महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौते को मंजूरी मिली थी। कब? आप कहेंगे 1931 के कराची अधिवेशन में, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू 1928 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो ये बातें आपकी हो गई हैं। 14 मई से संबंधित आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर, एक्स पे, तो ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं हम 15 मई के बारे में बातें करने के लिए। 15 मई के दिन हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में परिवार दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लिखेंगे 15 मई। यानी कि एक परिवार की भूमिका क्या होती है? किसी भी समाज का केंद्र एक परिवार ही होता है। परिवार ही हम हर उम्र के लोगों को सुकून पहुंचाता है। परिवार के बिना कुछ भी नहीं। तो परिवार की अहमियतता दिखाने के लिए, परिवार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को विश्व स्तर पे विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। जब बात कर रहे होते हैं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवार दिवस मनाने का फैसला कब किया गया था? तो ये बात है वैसे तो 1994 की। 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे क्या किया था? परिवार वर्ष घोषित किया। फिर बाद में 1995 से बाद में ये सिलसिला अब तक जारी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें एक परिवार की जो छोटी सी इकाई है उसके बारे में समझना चाहिए। इसका महत्व क्या है? समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार ही तो होता है और परिवार ही है जो हमें एक बेहतरीन संस्कार, बेहतरीन संस्कृति से जोड़कर रखता है। तो ठीक है ना। तो चलो जी, यहां पर एक मुझे याद आ गया है, अथर्ववेद में परिवार की कल्पना करते हुए एक आपको श्लोक मिलेगा। अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु समना जाया पते मधुमती वाच वदतु शंतिवाम। यानी कि पिता के प्रति पुत्र निष्ठावान हो, माता के साथ पुत्र एक मन वाला हो, पत्नी पति से मधुर तथा कोमल शब्द बोले। यानी कि परिवार में क्या है? रिश्तों की एक मजबूत डोर होती है, सहयोग के अटूट बंधन होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे की सुरक्षा के वादे इरादे होते हैं। यही हमारा फर्ज है कि हम इन रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में पारिवारिक एकता पर हमेशा बल दिया जाता रहा है। हम भी इस एकता को आगे बढ़ाते हुए चले। दुल्हन यह परिवार सब नदी नाव संजोग, उतरी परे जह तह चले सबे बटाऊ लोग, ठीक है ना। तो यही बात है। अब चलो जी, 15 मई के दिन हम बातें करेंगे जिनका जन्म हुआ था। जैसे ये किसका नाम है? तो आप कहेंगे अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू जो हैं उनकी जयंती मनाई गई थी कल, यानी कि 15 मई को। 15 मई 1897 को इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? तो आप कहेंगे विशाखापट्टनम में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 7 मई 1924। ये शहीद हुए थे। और मूल रूप से ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो आप कहेंगे ये एक बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी थे। सीताराम राजू ने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। जो लोगों के मन में अंग्रेजी शासन का डर बैठा हुआ था उसे निकाल फेंकने का कार्य किया। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया था अलूरी सीताराम राजू ने। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा यहां पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। अलूरी सीताराम राजू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य रहेगा। अलूरी सीताराम राजू का जन्म, असत्य बताना है, सत्य नहीं। तो पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है।
इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। दूसरा कथन लिखा हुआ है 7 मई 1924 को कोयूरू गांव में ब्रिटिश सेना ने अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया और मार डाला, जो रंपा विद्रोह के अंत का प्रतीक था। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। मन्यम विरुडू, इनको उपनाम दिया गया था, जो नागरिक थे, स्थानीय नागरिक, तो उन्होंने इनको ये उपनाम दिया था मन्यम विरुडू। इसका मतलब होता है जंगल का नायक। चौथा पॉइंट जो लिखा है आपको वही टिक करना है, क्योंकि वो पॉइंट गलत लिखा हुआ है और हमें गलत पॉइंट ही देखना था। भारत सरकार द्वारा इनको ध्यान में रखते हुए डाक टिकट जारी किया गया था। ये बात है कब की? 1986, 1974 की बात नहीं है। 1974 में तो इनको ध्यान में रखते हुए एक मूवी बनाई गई थी इनकी जीवनी पर। तो अलूरी सीताराम राजू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। 18 वर्ष की उम्र में साधु बन गए थे ये। 1920 में अलूरी सीताराम पर कहा जाता है कि महात्मा गांधी का भी प्रभाव पड़ा। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, तब इन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। अब चलते हैं हम 15 मई के दिन, जिनकी पुण्यतिथि रही, यानी कि जिनका निधन हुआ। ये नाम आपने देखा होगा, ये हैं के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा। तो पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर बताना आप। भारतीय थल सेना दिवस हर साल रिक्त स्थान को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है थल सेना दिवस? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी से बताएं। जिन्होंने लिखा होगा ना 15 जनवरी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो जैसे बात करते हैं 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है थल सेना दिवस, तो ये फोटो आप देखिए। सबसे पहले ये फोटो है किसकी? के.एम. करियप्पा की। ये हमारे भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ बने, प्रथम कमांडर इन चीफ। और इन्होंने कब कार्यभार संभाला था? तो कार्यभार संभाला इन्होंने 15 जनवरी 1949 को। और इसी वजह से 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी। तो ये पॉइंट कवर हुआ। अब थोड़ा सा के.एम. करियप्पा के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 28 जनवरी 1899 को हुआ था। इनकी मृत्यु 15 मई 1993 को हुई बेंगलुरु में। भारतीय सेना में इन्होंने काफी लंबे समय तक सेवाएं दी। के.एम. करियप्पा भारत के पहले नागरिक थे जिन्हें प्रथम कमांडर इन चीफ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने 15 जनवरी 1949 को पद ग्रहण किया था और 15 जनवरी को ही क्या हुआ था? इसी वजह से थल सेना दिवस मनाया जाने लगा। बाद में 1953 में ये सेवानिवृत्त हुए थे। और आपको पता है ये जो सम्मान है बड़ा बेहतरीन सम्मान है। तो चलो जी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर एक्स पे। व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हैं तो आप यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम चलेंगे। 15 मई की बात हो गई है, अब हम आज की बात कर लेते हैं। यानी कि आज 16 मई है। 16 मई के दिन कुछ घटनाएं घटित जो हुई, तो उन सब के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले 16 मई के दिन क्या मनाया जाता है? सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। इसी वजह से हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस सिक्किम की जब बात कर रहे होते हैं, इस सिक्किम में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो इसमें 4 जिले हैं। ठीक है, पहले ये सिक्किम राजतंत्र वाला एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था।
यहां पर नामग्याल राजतंत्र चला करता था। 1975 में जनमत संग्रह के बाद ये भारत में विलीन हुआ और यहां पर जनमत संग्रह के बाद राजशाही का अंत हो गया और भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के अंतर्गत यहां पर लोकतंत्र का उदय हुआ। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये कौन सा है, ये है नॉर्थ सिक्किम, ये है वेस्ट सिक्किम, और ये आपका ईस्ट सिक्किम, और ये है साउथ। तो यहां पर 4 अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे क्षेत्र। तो यानी कि यहां के ये 4 मुख्य जिले हैं। इस सिक्किम की जब बात की जाती है, मान के चलो ये आपका सिक्किम है। ठीक है। सिक्किम के जब आप इस डायरेक्शन में देखेंगे यानी कि पश्चिम में, तो किसका नाम आता है, नेपाल का। तो सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है। जब आप उत्तर में देखेंगे तो वहां पर तिब्बत का एरिया आता है, तिब्बत पर अभी चीन का कब्जा है ना। और जैसे बात करते हैं दक्षिण पूर्व में, किसका नाम आता है, भूटान। ये भी अलग देश है लेकिन इसकी सैन्य प्रणाली जो है वो भारत के हाथों में ही है। और इसके अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो यहां पर क्या है, हमारे भारत का राज्य पश्चिमी बंगाल आता है। यहां सिक्किम में अंग्रेजी भाषा, नेपाली, लेपचा, भूटिया, लिम्पू, हिंदी आदि भाषाएं बोली जाती है। अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादातर वहां पर होता है। हिंदू धर्म और वज्रयान बौद्ध धर्म यहाँ के प्रमुख धर्म माने जाते हैं। जब बात की जाए सिक्किम की राजधानी की, तो क्या आप बता सकते हैं सिक्किम की राजधानी क्या है। तो नाम लिख देना आप, गंगटोक का। गंगटोक वहां की राजधानी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है हर साल 16 मई को। भारत में प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है ताकि लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक किया जा सके। डेंगू के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के साथ साथ डेंगू को किस प्रकार से खत्म करना है, किस प्रकार से उसे बचना है, किस प्रकार की हम कार्यवाही कर सकते हैं, वो सब बातें बताना लोगों को, यही मुख्य इसका उद्देश्य है। तो यानी कि जब एक नया मौसम शुरू होता है, बदलता मौसम जब होता है, तो ये नियंत्रण हमें करना चाहिए। उपाय भी हमें बेहतरीन तरीके से करने चाहिए ताकि क्या कर सकते हैं, डेंगू से हम बच सकें। ठीक है ना। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की सिफारिश पर यह दिवस मनाया जाने लगा हर साल 16 मई को। ठीक है ना। डेंगू पूरे देश में फैला, आपको पता ही है। तो डेंगू एक वायरस वाला रोग है और डेंगू 4 डेंगू वायरसों में से किसी एक से मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है, बचना भी है, नियंत्रण भी रखना है, रोकथाम भी करनी है, लोगों को भी जागरूक करना है कि इससे बचा जाए। अब हम यानी कि आज 16 मई है, 16 मई के दिन जिनका जन्म हुआ था उनके बारे में बातें कवर करेंगे। तो यहां पर ये जो नाम है, ये क्या नाम है, आप कहेंगे इनका नाम आएगा RN मुधोलकर। RN मुधोलकर जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। इनका जन्म 16 मई 1857 को हुआ और 3 फरवरी 1921 को इनका जन्म हुआ। मूल रूप से ये किसकी पार्टी से थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आजादी से पहले की बात है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। ये एक समाज सुधारक भी रहे। कई सामाजिक संगठनों की इन्होंने स्थापना भी की, गरीबों के उत्थान के लिए भी कार्य भी किया। अब आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो कौन सा नाम आता है, जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, पहले तो ये बताना है 1911 का 27वां अधिवेशन कहां हुआ, तो आप कहेंगे कोलकाता में हुआ। उस कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो नाम आता है पंडित बिशन नारायण धर।
कई बार आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा पंडित जो विष्णु नारायण धर है उनका स्थान भी इन्होंने लिया था। लेकिन बांकीपुर में एक अधिवेशन हुआ था 1912 में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन था। उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है RN माधोलकर का, यानी कि जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है 16 मई। कराची अधिवेशन ये कब हुआ? ये 1913 में हुआ था, अगले साल। इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर का। तो इन्होंने अध्यक्षता की थी इसमें। मद्रास अधिवेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये अगले साल हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक बार ही हुआ था, मद्रास अधिवेशन बहुत बार हुए। 1908 में भी मद्रास अधिवेशन हुआ था जिसमें डॉक्टर रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की। 1914 में भी हुआ जिसमें भूपेंद्र नाथ बसु ने अध्यक्षता की थी। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? चलिए जी, अब हम चलते हैं 16 मई के दिन जिनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो यहां पर ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है गोपाल चंद्र प्रहराज। गोपाल चंद्र प्रहराज का जन्म 9 सितंबर 1874 को हुआ था कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा। और जैसे बात कर रहे होते हैं हम, इनकी मृत्यु आज के दिन ही हुई थी, यानी कि 16 मई 1945 में इनकी मृत्यु हुई। ये मूल रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये एक बेहतरीन साहित्यकार रहे और ये एक बेहतरीन भाषाविद भी रहे। मूल रूप से इन्होंने कौन सी भाषा को विस्तार दिया? तो आप कहेंगे उड़िया भाषा में इन्होंने अपना लिटरेचर ज्यादातर लिखा। इनके बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बता दीजिएगा। गोपाल चंद्र प्रहराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। गोपाल चंद्र प्रहराज का जन्म 9 सितंबर 1874 को ओडिशा के कटक जिले में सिद्धेखरपुर नामक गांव में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ। आप कहेंगे जी हां, ठीक लिखा हुआ है। इनके द्वारा लिखित रचनाएं दुनियार हालचाल, ननाक बस्तानी, बाइन नाक बुजुली, मियाँ साहेब का रोजनामच्चा आदि हैं। ये भी ठीक लिखा हुआ है। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपाल चंद्र प्रहराज का 16 मई 1945 को निधन हो गया। ये भी ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी अगर आपने टिक किया होगा तो आपका ठीक रहेगा, ठीक है ना। इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना आती है उस प्रसिद्ध रचना का नाम है ओडिया भाषा कोश। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचना है जिनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये एक वकील भी थे, एक भाषाविद भी थे। तो आपको पता है कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। सभी दिन जिनकी क्लास नहीं हो पाई उन दिनों का हमने करंट अफेयर्स भी कवर कर लिया, उन दिनों का हमने ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन भी कवर कर लिया। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। न्यूज जो होती है वो तो हमारी नॉर्मल सी होती है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके बड़े बेहतरीन होते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, यूपीएससी लेवल पे भी, वनडे एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन हम आपसे पूछा करते हैं किसी न किसी बहाने से, चाहे वो करंट अफेयर्स का बहाना लगाएं या फिर आज का इतिहास वाला सीरीज जो चल रहा है हमारा उसको ध्यान में रखते हुए। तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाती है, इसकी पीडीएफ भी आपको जरूर मिलेगी और इसके साथ में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके साथ में आपको सूचना ये देते हैं कि जब आप YouTube पे क्लिक करेंगे तो वहां पे कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है और कम्युनिटी पे आप क्लिक करेंगे तो ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे और उसी के साथ में आपको क्या है एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी बेहतरीन तरीके से।
आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, एक्स, edurohi24 आपको सर्च करना है। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब edurohi24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।